हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने गेस्ट पेपर है सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए, आज हम क्लास 10th का जो सिविक्स का पहला चैप्टर है। सिविक्स आप लोग 8th तक पढ़ते होंगे। 9th में आने के बाद ये पॉलिटिकल साइंस कहलाने लगता है, यानी राजनीति विज्ञान। इसके कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, जिससे कि पूरे चैप्टर की समरी एक तरह से आप इसको कह सकते हैं, जिससे आपको पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज हो जाए। देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इंग्लिश में इसको पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी बोलते हैं। सबसे पहले है लोकतंत्र। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। लोकतंत्र 21वीं सदी की सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था कहने का मतलब है कि यही एक व्यवस्था नहीं है जो कि सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा हो सकता है कि भविष्य में और भी कोई बहुत सारी व्यवस्थाएं आए जो कि इससे भी बेहतरीन हो, क्योंकि लोकतंत्र में भी कई सारी खामियां, बुराइयां पाई जाती है। लेकिन पहले जो शासन व्यवस्था थी उससे तो ये श्रेष्ठ ही है, इसीलिए फ़िलहाल इसको सब लोगों ने अपनाया है और बहुत देशों में तो ये अब तक अपनाया भी नहीं गया है। लोकतंत्र आंग्ल भाषा के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतर है। आंग्ल भाषा, अंग्रेजी के शब्द का ये हिंदी रूपांतर है। अंग्रेजी शब्द इसका क्या है? डेमोक्रेसी। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अब देखिए, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के डेमोस और क्रेशिया से हुई है। यानी ये जो डेमोस है, DEMOS, और क्रेशिया, ये ग्रीक के लैंग्वेज है। ग्रीक कहाँ है? तो ग्रीस में है। ग्रीस यूरोप का एक देश है, यूरोप महादेश है। यूरोप महादेश का ग्रीस एक देश है और ग्रीस की भाषा है ग्रीक। डेमोस और क्रेशिया से हुई है, जिसकी व्युत्पत्ति की दृष्टि से अर्थ होता है जनता का शासन, यानी रूल ऑफ द पीपुल। यहाँ जो भी शासन होते हैं वो जनता के द्वारा होते हैं। अब्राहम लिंकन ने इसके लिए एक डिफिनेशन भी दी है। देखिए, और ये डिफिनेशन बहुत ही पॉपुलर है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यानी इसमें जो है सब कुछ जनता ही निर्णय करती है, जनता के लिए ही जो होता है। स्टेट जो है वो क्या है? मास्टर नहीं है पीपुल का। स्टेट जो है वो सर्वेंट है पीपुल का। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे लोकतंत्र है। कब से लोकतंत्र है? तो जब से भारत आज़ाद हुआ है, 1947 के बाद से भारत एक लोकतांत्रिक देश है। उससे पहले भारत इंग्लैंड का एक उपनिवेश था, कॉलोनी थी। उन्होंने भी 200-300 साल यहाँ शासन किया। उसके बाद यहाँ पर शासन के व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र को चुना गया। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता ही शासन के केंद्र बिंदु में होती है। आप लोग अभी भी देखते होंगे वोट के मायने होते हैं। वोट कौन देता है? तो जनता देता है। बहुत सारे योजनाएं बनाई जाती हैं। किसके लिए बनाई जाती है? तो जनता के लिए बनाई जाती है। यानी सेंटर पे आपको इंसान को ही रखना पड़ेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के विभिन्न रूप है। यानी लोकतंत्र की जो व्यवस्था होती है उसमें सामाजिक विभाजन होते हैं। समाज में कई तौर पे विभाजन होते हैं, बंटवारा होता है, उसके अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। मुंबई बहुत बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। दिल्ली आदि में बिहारियों के साथ हिंसात्मक व्यवहार क्षेत्रीय भावना के आधार पर सामाजिक बंटवारे का उदाहरण है। देखिए, इसको हम आगे समझते हैं। ये जो मुंबई दिल्ली है ये बहुत ही बड़े बड़े शहर है। बड़े ही अमीर लोग वहाँ पे रहते हैं। और बिहारी जो होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, गरीब भी होते हैं। बिहारी वहाँ कहा जाता है कि ऐसा लिखा गया है कि वहाँ हिंसात्मक व्यवहार होते हैं। हिंसात्मक यानी हिंसा की जाती है, मारपीट की जाती है क्षेत्रीय भावना के आधार पर। क्यों होता है? क्योंकि बड़े शहरों के लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो है हमारे क्षेत्र के लोग नहीं हैं, ये तो बाहरी हैं, इन्हीं के साथ हम मारपीट करें, ये यहाँ क्यों आए, ये यहाँ क्यों आते हैं। और ये नीच दृष्टि से भी देखते हैं, सोचते हैं कि ये लोग तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं हैं, ये लोग गरीब है, अगर हम इनके साथ हिंसा भी करेंगे तो ये हमें कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो ये एक सामाजिक बंटवारा है, समाज में ही बंटवारा है। ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। सबसे पहले ये बिहार का आप एग्जाम्पल लिख देंगे। मुंबई में मराठियों की हिंसा के शिकार सभी व्यक्ति एक ही क्षेत्र उत्तर भारत के थे।
यानी मुंबई में जो लोग वहाँ रहते हैं, जैसे अपने यहाँ बिहार है तो बिहारी बोलते हैं, मुंबई में वहाँ की भाषा भी मराठी है, मराठी बोलते हैं वहाँ के लोगों को। तो सभी व्यक्ति एक ही क्षेत्र के थे, यानी उत्तर भारत के थे। उत्तर भारत में जितने भी क्षेत्र आते हैं सबके साथ वहाँ पे हिंसा की जाती है। ये एक सामाजिक बंटवारे का उदाहरण है। आगे इसके बहुत कारण आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ बस सिर्फ एग्जाम्पल दिया गया है। कोई भी व्यक्ति जन्म के साथ ही किसी समुदाय का सदस्य बन जाता है, यानी जिस समय व्यक्ति की जन्म हो जाती है पता चल जाता है कि उसका किस समुदाय में जन्म हुआ है। देखिए और आगे आपको पता चलेगा कि जब आप कुछ और बड़े होंगे तो आपका जाति, आवासीय, निवास, आय, ये सब बनाया जाता है प्रमाण पत्र, जिससे आपकी जाति पाति सब कुछ पता चल जाता है, आपका घर कहाँ है, द्वार कहाँ है। किंतु व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन भी कर सकता है। धर्म परिवर्तन लोग कर लेते हैं अपनी इच्छा से, अगर वो अपने वर्तमान स्थिति से, वर्तमान धर्म के प्रिंसिपल्स से अगर समर्थन नहीं करते हैं, ये उन्हें भाता नहीं है अपने धर्म के सिद्धांत, तो वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। एक ही परिवार से कोई भी सदस्य शैव, शाक्त, वैष्णव या अन्य धर्म में विश्वास रख सकता है। सिंपल है, सब लोगों की सोच तो बिल्कुल अलग अलग होती है। तो कोई शैव यानी जो शिव का उपासक है, शैव है, वैष्णव जो वैष्णव का उपासक है, अन्य धर्म उसमें भी विश्वास रख सकता है। हम सभी को एक से ज़्यादा पहचान होती है। कौन कौन सी पहचान होती है? बहुत सारे। अभी तो पहचान के तौर पर आधार कार्ड बहुत फेमस है, लोगों के पास पैन कार्ड होता है, जाति आवासीय आय होता है, कॉलेज का प्रूफ होता है, आइडेंटिटी कार्ड होता है, ये सब एक से ज़्यादा, वोटर कार्ड होता है, ये सब एक से ज़्यादा पहचान है। सवर्णों और दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन है। सवर्ण और दलित, देखिए दलित जो होते हैं हमारे समाज में, इनको तो बहुत ही नीच दृष्टि से देखा जाता है। अगर आप लोग पहले हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो उन्हें एक कुएं में नहीं पानी पीने दिया जाता था, उनका कुआं अलग होता था, उनका मंदिर अलग होता था। ये एक सामाजिक विभाजन है, समाज में एक विभाजन है। हालांकि गांधी जी ने बहुत कुछ किया हरिजनों को ऊपर उठाने के लिए, उन्होंने ऐसे लोगों को हरिजन नाम दिया, बहुत सारी जगह उन्हें फ़ायदा भी मिला है। अमेरिका में श्वेत एवं अश्वेत का अंतर सामाजिक विभाजन है। अब विदेश की अगर बात करें तो वहाँ भी यही कहानी है। श्वेत कौन है? जो उजले लोग हैं, और अश्वेत कौन है? जो काले लोग हैं। ये अश्वेत जो है वो अमेरिका के ही हैं, और ये श्वेत हैं जो कि इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड, चूँकि अमेरिका भी एक समय इंग्लैंड का उपनिवेश रहा है, तो जो गोरे लोग वहाँ पे गए तो ऐसा तो नहीं था कि जब अमेरिका ने इंग्लैंड को हरा दिया था युद्ध में तो अमेरिका तो आज़ाद हो गया, लेकिन बहुत सारे वाइट लोग वहीं पे रह गए, क्योंकि वो बस गए थे वहाँ पे। कहाँ जाते? या फिर वहाँ की ऐसी कोई कंडीशन रही होगी, तो वही गोरे गोरे लोग हैं। और देखिए, और वहाँ पे इन दोनों का अंतर एक सामाजिक विभाजन है। गोरे लोग, जो काले लोग होते हैं उनको नीच भावना से देखा जाता है। काले लोग, नीग्रो जो होते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं मिलता है, गरीबी में बेचारे मर रहे हैं। ऐसा एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे जो कि सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, उन्होंने भी इस बारे में बात की है। और आगे बढ़ते हैं। कोई भी देश कितना भी बड़ा हो या छोटा, सामाजिक विभाजन और विभिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी देश अगर बड़ा है तो उसी में सामाजिक विभाजन है, जो छोटा देश है उसमें भी ऐसा देखा जाता है। आप लोगों ने चैप्टर में भी पढ़ा होगा, श्रीलंका कितना बड़ा देश है, ये तो बहुत छोटा देश है, लेकिन यहाँ तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी और जो श्रीलंकाई भाषा बोलते हैं उनकी स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच कितना ज़्यादा झगड़ा हुआ। और बेल्जियम में भी ऐसा देखा गया। ये सामाजिक विभाजन के उदाहरण है। और देखिए, अगर छोटे देश की बात करें तो उसमें श्रीलंका, बेल्जियम आ जाते हैं, और बड़े देश की बात करें तो यहाँ अमेरिका एक एग्जाम्पल दिया गया ही है। श्वेत और अश्वेत के बीच में जो ये सामाजिक विभाजन है। टकराव एवं सामंजस्य लोकतंत्र। टकराव एवं सामंजस्य लोकतंत्र की नीतियों के निर्धारण का आधार होते हैं। यानी लोकतंत्र की जो नीति होती है उसका आधार क्या है, आखिर किस आधार पर हम लोकतंत्र को बनाएंगे कि इसका ये नियम होना चाहिए, इसका ये नियम होना चाहिए।
तो टकराव, ये जो टकराव होते हैं आपस में, सामंजस्य जो मिलाव होते हैं, इसको देखकर, मेल मिलाप और टकराव को देखकर लोकतंत्र की नीतियाँ बनाई जाती हैं कि आखिर इस लोकतंत्र में, अगर देश में हम लोकतंत्र ला रहे हैं तो आखिर इसमें कैसे काम होगा, क्योंकि टकराव भी है और सामंजस्य है। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नीतियाँ बनाई जाती हैं। पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान कई वर्षों पहले शुरू हुआ। यहाँ पे देखिए एक बात ध्यान देने वाली है कि जो जाति से पिछड़े होते हैं उनके लिए रिजर्वेशन बहुत सारे शिक्षण संस्थाओं में, आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे बहुत सारे है, जैसे कि आप ओबीसी को ले लीजिए तो मंडल कमीशन में इनको भी कुछ सीटें रिजर्व मिली थी, यानी इतनी सीटें जो हैं इनके लिए ही रिजर्व है। अगर ये सीटें हैं इन पे यही लोग जाएंगे, दूसरे लोग नहीं जा सकते हैं। ऐसा इनके साथ इसलिए किया गया था क्योंकि इनकी स्थिति पहले जो है बहुत ही बुरी थी। लोग अच्छी नज़रियों से नहीं देखा करते थे, इन्हें अलग कर दिया करते थे, समाज से अलग रखा जाता था। तो इसीलिए शिक्षण संस्थानों यानी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की गई और आरक्षण का प्रावधान किया गया, नौकरियां मिलने लगी ताकि इन्हें अगर कुछ पैसे होंगे तो लोग ऐसा बर्ताव इनके साथ नहीं कर पाएंगे। काका कालेलकर रिपोर्ट से लेकर मंडल आयोग की सिफारिश के बाद आरक्षण की व्यवस्था लागू हो पाई है। आप लोगों ने मंडल आयोग के बारे में सुना होगा। मंडल कमीशन को पास करवाने के लिए बहुत सारे हंगामे हुए थे, खून खराबे हुए थे, तब जाके ये मंडल कमीशन बना था। क्योंकि इसमें ओबीसी के लिए कुछ प्रतिशत सीटों की इसमें मांग की गई थी। 1967 तक राजनीति में सवर्ण जातियों का वर्चस्व रहा, यानी 67 तक पॉलिटिक्स को जो है ज़्यादातर डोमिनेट सवर्ण जातियाँ करती रही। दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है। यानी अगर दुनिया के देशों की बात करें, चूँकि किताब जब लिखा जाता है तो एक दो रिपोर्टों को देखकर नहीं लिखा जाता है, जो लिखने वाले होते हैं काफ़ी विद्वान लोग होते हैं। और देखिए ये दुनिया के देशों की बात कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं सामाजिक विभाजन है ही, कोई पूरी तरह से जो है बचा हुआ नहीं है इससे। हमारा देश अखंडता एवं एकता का प्रतीक है। कैसे प्रतीक है? क्योंकि यहाँ पे देखिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता है। कितने धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पे, समाज के लोग रहते हैं। अगर आप साउथ के तरफ जाइएगा तो आपको काले काले लोग मिलेंगे, गोरे गोरे लोग आप जब ऊपर जाइएगा तो कश्मीर हिमाचल में, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति हमारे देश में नहीं है। लोग जो है एकता से रह रहे हैं। भाषा भी अलग बोलते हैं, साउथ के लोग का तो भाषा भी अलग है, हमारी भाषा अलग है, दूसरे राज्य का भाषा अलग है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति हमारे देश में नहीं है। हमारा देश यूनिटी का सिंबल है। सामाजिक विभाजन की अभिव्यक्तियों में जाति की अवधारणा अति महत्वपूर्ण होती है। यानी ये जो सोशल डिवीज़न होते हैं, समाज की विभाजन की बात होती है, उसकी अभिव्यक्ति होती है, तो जाति इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर जाति क्या है। पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था जाति कहलाती है। यानी वैसी व्यवस्था, समुदाय की वैसी व्यवस्था जो पेशे पर आधारित हो, वही जाति है। पेशा का मतलब क्या? जैसे कि जो व्यक्ति जो ऑक्यूपेशन करता था तो उसी से उसकी जाति पता चल गई। अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि जाति का इतिहास भी बहुत पुराना है, तो पेशा जो उसका पेशा है, कोई दूध बेच रहा है तो वो ग्वाला हो गया। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। पेशे का आधार वंशानुगत होता है, यानी ये वंश से चला आ रहा होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बढ़ती जाती है। यानी आपका पेशा क्या है, इसका आधार वंशानुगत है, यानी वो पीछे से ही चला रहा है कि उसके पिता क्या कर रहे थे, उसके दादा क्या कर रहे थे, दादा के पिता क्या कर रहे थे, वही उसका पेशा होता है, ऑक्यूपेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, जातिगत समुदाय का बहुत बड़ा वर्ग है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में क्या होते हैं, तो ब्राह्मण होते हैं जो कि अभी पूजा पाठ करवाते हैं, क्षत्रिय होते हैं जो कि समाज को बचाने का काम करते थे, लड़ने का काम करते थे, वैश्य और शूद्र क्रमानुसार व्यवस्थित है। इसी प्रवृत्ति के कारण भारतीय समाज अग्रों तथा पिछड़ों में विभाजित हो गया। यानी देखिए पहले के लोग जो ब्राह्मण होते थे वो उच्च जाति में गए, क्षत्रिय उच्च जाति में गए, वैश्य भी उच्च में ही गए,
और शूद्र जो है क्योंकि वो काम करते होंगे शूद्र वाला, कि वो सेवा करने का काम था शूद्र का, तो उनका जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता गया तो वो भी उसी काम को अपनाने लगे, तो लोगों ने इसको उनकी जाति मान ली और इसी कारण कोई अग्रों में कोई पिछड़ों में डिवाइड हो गया। आर्थिक असमानता की एक प्रमुख वजह जाति होती है। आर्थिक का मतलब होता है इकोनॉमिक, और जब भी अर्थ की बात आती है तो वो हो जाता है पैसे रुपए से, यानी पैसे रुपए में जो डिफरेंस देखने को मिलते हैं उसका एक प्रमुख कारण जाति होती है कि आपकी जाति क्या है। जाति के अतिरिक्त वर्ग के आधार पर भी सामाजिक विभाजन होता है, यानी सामाजिक विभाजन होने के दो कारण हो गए, एक तो जाति हो गई, दूसरा वर्ग हो गया। हमारे संविधान के तृतीय भाग में जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। कहने का मतलब है कि आप जाति के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं, संविधान आपको इसकी इजाज़त नहीं देता है, और अगर ऐसा करते पकड़ा जाता है या फिर सूचना में इसको देखा जाता है तो ज़रूर उस पर कार्रवाई की जाएगी। संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा से पेशे का चयन करने की स्वतंत्रता दी गई है। जब संविधान बनाया गया था तो हर बात को देखकर ही बनाया गया था। प्रत्येक नागरिक जो है अपनी इच्छा से पेशा कर सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि मैं शिक्षक बनूं तो वो शिक्षक बन सकता है, क्योंकि उसको संविधान की स्वतंत्रता। ऐसा नहीं है कि उसके पिता अगर मोची हैं, वो जूते सिलने का काम कर रहे हैं तो उसे भी ये करना पड़ेगा, ऐसा दबाव कहीं नहीं है। संविधान ने आपको स्वतंत्रता दी है, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, एमए बीए की डिग्री ले सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। एक धर्म विशेष में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, यानी जो कोई पर्टिकुलर धर्म में विश्वास रखता है तो वो तो एक ही समुदाय का होगा, एक ही कम्युनिटी का होगा। संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपने विश्वास से किसी भी धर्म को अंगीकार करने की स्वतंत्रता दी गई है। पीछे आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति जन्म के साथ ही किसी समुदाय का सदस्य बन जाता है, लेकिन अपनी इच्छा से वह धर्म परिवर्तन भी कर सकता है। और देखिए संविधान में यहाँ ये भी कहा गया है कि आप अपने विश्वास से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, इसकी इजाज़त आपको संविधान देता है। लोग अपना धर्म छोड़ने को कम मजबूर हो जाते हैं, जबकि उन्हें कोई दिक्कत आने लगती है तभी तो वो उसको छोड़ रहे हैं, कुछ परेशानी उसमें इनको दिखी। धर्म की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो चेंज है, उसको वो तो चेंज नहीं कर पाएंगे तो वो खुद को ही चेंज करने का फैसला करते हैं। धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव असंवैधानिक घोषित है, यानी संविधान में ये भी कहा गया है कि आप किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो सभी बराबर है, क्योंकि संविधान ने ही जब उनको बराबर मान लिया है तो कोई कौन होता है कि हम उसके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव करें। धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की बुनियाद। धर्मनिरपेक्षता यानी किसी धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर किसी भी धर्म को भारतीय संविधान ये नहीं करती है, डोमिनेट नहीं करती है कि ये धर्म बेस्ट है, आप इसको अपनाइए। सभी धर्म को इन्होंने बराबर माना है और यही हमारे समुदाय की बिल्डिंग ब्लॉक है, नींव है। लैंगिक असमानता सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप है, यानी ये जो लिंग के आधार पर असमानता पाई जाती है वो सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप है। सर्वप्रथम इंग्लैंड में सन 1918 में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। देखिए यहाँ पर इंग्लैंड की बात हो रही है, इतिहास की बात हो रही है कि इस समय जो है पब्लिक प्लेसों में महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ी वो काफ़ी ऊंची हो गई। मतलब साफ है कि इससे पहले वहाँ पे महिलाओं की कोई भागीदारी ही नहीं थी, या फिर होगी भी तो बहुत कम होगी। 18 में ऐसा हुआ, एक रिकॉर्ड बना जहाँ इतिहास में दर्ज है, पॉलिटिकल साइंस में दर्ज है। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। भारत में साक्षरता की दर महिलाओं में मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76% है। यानी महिलाओं की जो पढ़े लिखे की दर है वो अभी भी बहुत कम है, और पुरुषों में ये अभी भी कम ही मान लीजिए, क्योंकि 76 है, यानी 100 में से 76 पुरुष ही साक्षर हैं।
भारत के लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 59 है। ये संख्या तो बहुत ज़्यादा कम है। लोकसभा में प्रतिनिधि आप लोग जानते होंगे, लोकसभा का चुनाव होता है, वहाँ से पुरुष महिला प्रतिनिधि जीत कर लोकसभा में जाते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता के लिए काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन महिला की संख्या बहुत कम है, 59 है। भारत के 90% महिला सांसद स्नातक हैं। 90% महिला सांसद जो हैं, सांसद जो बनी है, जो लोकसभा को जीत कर गई है, वो सांसद हैं, वो स्नातक है, यानी ग्रेजुएट है। 90% ग्रेजुएट है और 10% जो है हो सकता है वो ग्रेजुएट ना हो। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना लोकतंत्र के लिए शुभ है, यानी अगर महिलाएं लोकतंत्र में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, इसमें भागीदारी लेती हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है कि वो देश जो है तरक्की कर रहा है। दोस्तों, इस चैप्टर में जितने भी मेन पॉइंट्स थे वो सारे हमने आपको ठीक से समझा दिए। अगर आपको इस चैप्टर से कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको कौन सी वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।